Hello students, I am Hema Bhasin and I am taking your class of BSc Part 3rd Zoology Paper 2nd और आज हमारा टॉपिक है कम्युनिटी यानी कि समुदाय। इससे पहले हमने पॉपुलेशन के चैप्टर्स पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी। सबसे पहले तो कम्युनिटी होता क्या है। अब अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमने शुरू में पढ़ा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो जब ये पॉपुलेशन किसी एक जगह पे एक एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती हैं तो वो कम्युनिटी फॉर्म करती हैं। यानी कि जब ऑर्गेनिजम्स मिले, जब जीव सारी स्पीशीज़ मिली तो वो पॉपुलेशन बनी, और जब अलग अलग पॉपुलेशन एक डिफाइंड एरिया में रहेंगी तो वो कम्युनिटी कहलाती है। सो अब अगर इसको डेफिनेशन को देखा जाए, कम्युनिटी को डिफाइन करें हम, तो कम्युनिटी एक ऐसा सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक डिफाइंड एरिया में एग्जिस्ट करता है या वहाँ पे रहता है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो एक यूनिट एरिया में पाई जाती है। कम्युनिटी इकोलॉजी जो है, जब तो हमने बात करी समुदाय की, अब समुदाय को पढ़ने के लिए जो सिस्टम है, जो स्टडी है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। सो कम्युनिटी इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें इंटरडिपेंडेंट को एग्जिस्टिंग, मतलब एक दूसरे पे निर्भर और एक साथ रहने वाली पॉपुलेशंस की स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। सो कम्युनिटी इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन और उन ऑर्गेनिजम्स का अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में स्टडी की जाती है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ देखें तो केंटिक 1974 में इन्होंने बायोटिक कम्युनिटी को दो भागों में विभक्त किया। पहला है मेजर कम्युनिटी और दूसरा है माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी लार्ज कम्युनिटी होती है और अपने आप सस्टेनिंग होती है, यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग होती है, और एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, जैसे कि कोरल रीफ, रॉकी कम्युनिटी, मैंग्रोव्स एट्सेट्रा। परंतु जो माइनर कम्युनिटी होती है वो कंपैरेटिवली मेजर कम्युनिटी से ऑब्वियसली छोटी होगी और सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती है, यानी कि वो दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो आत्मनिर्भर नहीं होकर दूसरी कम्युनिटीज़ पे, दूसरे समुदाय पे निर्भर होती है अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए। जैसे कि बार्निकल्स, ऑयस्टर्स, एल्गी, पॉलीकीट्स जो कि रॉकी शोर्स पे पाए जाते हैं। अब अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें नेचुरल कम्युनिटी के, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी के हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी डोमिनेंस, कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, फ्लक्चुएशंस विद इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस, इकोटोन एंड एज इफेक्ट, और इकोलॉजिकल निश। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी किसे कहते हैं या कम्युनिटी डाइवर्सिटीज़ किसे कहते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट्स की हों चाहे एनिमल्स की हों, वो एक कम्युनिटी के अंदर रहती हैं। ये जो मेजर है इन स्पीशीज़ का, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि वो सब अलग अलग उनका आकलन करें तो वो अलग अलग जातियाँ सब एक ही समुदाय में रह रही हैं, वो संयुक्त रूप से उसमें पाई जाती हैं, परंतु उनमें विविधता पाई जाती है, यानी कि डाइवर्सिटी पाई जाती है। द अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर फाउंड इन अ कम्युनिटी, है ना। तो अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप के अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स एक कम्युनिटी में पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते रहते हैं। इनमें फिजिकल एनवायरनमेंट जो इनके आसपास होता है उसके साथ भी रिलेशन होता है, उसके साथ भी ये सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं। इसलिए कम्युनिटी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, किसी भी कम्युनिटी में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी है इसको हम दो प्रकार से, कम्युनिटी डाइवर्सिटी या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को हम दो प्रकार से देखते हैं। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज़ उस जगह पे जो प्रेजेंट है वो मैक्सिमम है तो हम कहते हैं
कि इनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी में रिचनेस है। और दूसरा होता है रिचनेस मीन्स समृद्ध है, वो जाति जो है वो सूचकांक है कि जाति समृद्धता वहाँ पे पाई जाती है। इसी तरह से अगर इक्विटेबल होता है यानी कि बराबर सा ही होता है तो वो कहलाता है इवननेस, यानी कि बराबर दिखाई देती है। किसी भी इकोसिस्टम में लेवल ऑफ डाइवर्सिटी रिकॉग्नाइज करें तो 3 तरह से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक होती है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरी बीटा डाइवर्सिटी और तीसरी गामा डाइवर्सिटी। जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में ही देखने को, यानी कि वो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता जो पाई जाती है उसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। इसी तरह बीटा डाइवर्सिटी रीजनल स्तर पर, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर जब जैव विविधता पाई जाती है तो उसको हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और जो गामा डाइवर्सिटी होती है वो जो अक्रॉस द जोग्राफिकल एरिया होती है, यानी महाद्वीपीय स्तर पर जब जैव विविधता पाई जाती है तो उसको हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ फॉर्म्स। नाउ अगर हम इनके ग्रोथ फॉर्म्स को देखें तो पहले भी हमने टॉपिक में पढ़ा था कि इनमें कम्युनिटी में एक डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स इनमें पाए जाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं, जो हमने पहले पॉपुलेशन वाली क्लास में भी पढ़ा था। जो परितंत्र के अध्ययन में हमने पढ़ा था उसमें भी हमने 2 प्रकार के भाग रखे थे, एक था जैविक और एक था अजैविक, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक। अब ये जो समुदाय का परितंत्र का जैविक भाग कम्युनिटी कहलाता है, यूँ समझ लीजिए। और सामान्यतः एक स्थायी समुदाय में ये घटक होते हैं, ये बेसिकली घटक हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषक जीव या मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं, जिसको हम स्वयं पोषी कहते हैं। जैसे कि हम बात करें पादप और शैवाल, वो सब प्रोड्यूसर्स में आते हैं। ऐसे ही जो कंज्यूमर्स हैं जिनको हम उपभोक्ता कहते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं और अपने फीडिंग हैबिटेट के बेसिस पे इनको हमने 2 में डिवाइड किया, एक तो हर्बीवोर्स और दूसरे होते हैं कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये एनिमल्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, जैसे कि फॉक्स, फ्रॉग, स्नेक, लायन एटसेट्रा। दस दे कंटिन्यूसली फॉर्म अ फूड चेन, इसलिए वो फूड चेन बनाते रहते हैं, जो हम अभी पुरानी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर आता है डिकम्पोजर्स, जिनको हम बोलते हैं अपघटक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये रिएक्ट करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स पे, डेट्राइटस पे, और उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, पदार्थों को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं और इससे एनवायरनमेंट में वो वापस काम में लिए जा सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। तो फीडिंग रिलेशन जो स्पीशीज़ का होता है किसी भी कम्युनिटी में, वो फ्लो ऑफ एनर्जी को दर्शाता है और मटेरियल को दर्शाता है, प्रोड्यूसर से लेके हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर और कार्निवोर से डिकम्पोजर्स तक। तो इस तरह से एक चेन चलती रहती है। किसी भी कम्युनिटी में जो ग्रोथ फॉर्म है उसके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे हम ट्रीज़ की बात करें, श्रब्स की बात करें, हर्ब्स, मॉसेस, फर्न एटसेट्रा। सो ये जो डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स हैं ये एक कम्युनिटी में स्ट्रेटिफिकेशन बना देते हैं और इस तरह से डिकम्पोजर्स के बाद भी फिर ये चेन अपमार्जक के या मृत भोजी जो होते हैं डेट्रीवोर्स के थ्रू कंटिन्यूड रहती है। अब आता है कम्युनिटी डोमिनेंस। सारे ऑर्गेनिजम्स जो कम्युनिटी में होते हैं वो सबके सब इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पे निर्भर तो होते हैं परंतु फिर भी वो इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। देयर अकर्स डाइवर्स स्पीशीज बट सम ऑफ देम आर ओवरलैपिंग वन। अलग अलग स्पीशीज होती हैं पर कुछ एक दूसरे पे ओवरलैप भी
कर रही होती हैं। अब अगर हम इनके बारे में देखें तो कुछ स्पीशीज़ या स्पेसिफिक ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका मेजर कंट्रोलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि उनका नंबर, साइज, ग्रोथ डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा है कि कम है। तो अलग अलग जातियों की समष्टियाँ जो एक समुदाय में पाई जाती हैं उनमें बराबर संख्या नहीं होती है, इनमें एक या कुछ अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं और इसी में संख्या, कवर, जैव भार को पहचाना जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, स्पीशीज जो मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस रखती हैं किसी भी कम्युनिटी पे, जिनका पूरा क्या कहना चाहिए कि एक अधिक संख्या में हो, अधिक कवर हो, यानी कि वो प्रभावी जातियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डोमिनेंस, यानी कि वो इकोलॉजिकली डोमिनेट करती हैं वहाँ पे। जो कम्युनिटी डोमिनेंट्स होते हैं उनमें फुल इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट होता है, यानी कि वो एनवायरनमेंट परिस्थितियों के प्रति अधिक एक दूसरे का कम्युनिकेशन या इम्पैक्ट दिखाती हैं। रिमूवल ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज वुड ब्रिंग एब्रप्ट चेंज इन द कम्युनिटी। बिल्कुल, अगर हम इन प्रभावी जातियों को इस समुदाय में से हटा देंगे तो क्या होगा, एब्रप्ट सा चेंज होगा उस पूरी कम्युनिटी में, यानी कि वो नियंत्रित ही नहीं हो पाएगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। रिमूवल कर देते हैं अगर हम नॉन डोमिनेंट स्पीशीज़ की, उससे कम्युनिटी में लेस चेंज आएगा। मतलब जब लेस डोमिनेंट स्पीशीज़ को हम हटाएंगे तो कम्युनिटी में इतना मार्क्ड चेंज नहीं दिखाई देता है। अब आता है कम्युनिटी पीरियोडिसिटी। नाउ कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, जिसको हम कालिकता कहते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी मेट की खोज में, भोजन की खोज में या आश्रय की खोज में, शेल्टर की खोज में जब रिदमिक चेंजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी में, तो उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। यानी कि समय के साथ नियमित परिवर्तन जो आते रहते हैं, उन परिवर्तनों को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। और ये जो पीरियोडिसिटी है ये निम्न प्रकार की होती है। पहला है सीजनल पीरियोडिसिटी। सीजनल पीरियोडिसिटी का मतलब इसको हम एनुअल पीरियोडिसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एनिमल्स की या हम सीज़न चेंज की, तो सीज़न चेंज वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है और हर बार चेंज होता रहता है। कभी गर्मी का मौसम आएगा, कभी ठंड का आएगा। तो ये जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशंस के लिए, जो कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, आवास कर रहे होते हैं, उनके लिए, सबके लिए डिफरेंट सीजनल पीरियोडिसिटी देखी जाती है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनमें टेम्परेचर वेरिएशन, वेरिड फोटो पीरियड्स, माइग्रेशन, एमिग्रेशन ऑल्टर द नेचर ऑफ कम्युनिटी एंड सो ऑल्सो द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ये भी हमने पहले भी पढ़ा था माइग्रेशन और इमिग्रेशन के बारे में। तो ये क्या होता है, वो माइग्रेट कर जाती हैं, साइबेरियन बर्ड्स जैसे वो साइबेरिया से भरतपुर में आ जाती हैं सर्दियों में। जैसे ही वो अपना रिप्रोडक्टिव पीरियड ख़त्म कर लेती हैं तो फिर वो वापस साइबेरिया चली जाती हैं। तो यानी कि उनको सर्दी का मौसम चाहिए होता है, वो यहाँ पे आती हैं और फिर वो वापस चली जाती हैं। तो ये जो था वो माइग्रेशन कहलाता है, जैसा हमने अभी पहली क्लासेस में पढ़ा था। अब सीजनल डिफरेंस जो होता है रेनफॉल में, वो भी सीजनल रिदम का कारण हो सकता है कुछ कम्युनिटीज़ में। सिमिलरली ऐसा ही केस मरीन कम्युनिटीज़ में भी देखा जा सकता है। तो हर एक में, वनस्पतियों में, ये सब गतिविधियां जो हैं इनके अलग अलग अपीयरेंस देखने को हमको मिलते हैं और समय के साथ साथ ही ये चेंज होते रहते हैं। अब आता है ल्यूनार पीरियोडिसिटी, यानी कि चांद की चक्र के साथ जो परिवर्तन होता है उसको हम ल्यूनार पीरियोडिसिटी कहते हैं। ये खाली मरीन कम्युनिटी में ही पाया जाता है, यानी कि विशेष रूप से जो समुद्री आवासीय जीव होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्वार भाटा जो चंद्रमा से नियंत्रित होता है, तो सन के मुकाबले, सूर्य के मुकाबले जो चंद्रमा होता है उसका गुरुत्व बल पृथ्वी पर दुगुना हो जाता है। तो कई मरीन एनिमल्स जो होते हैं, समुद्री जीव जो होते हैं, उनकी गतिविधि और रिप्रोडक्शन का चक्र, इस चक्र के द्वारा
नियंत्रित रहता है। जैसे कि हम देखें ये टाइड्स और इसके साथ द बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है पॉलीकीट्स का, जो हर महीने की में 2 बार स्पॉन करते हैं, यानी कि 2 बार जनन करते हैं। फिर आता है डेली या डायनल पीरियोडिसिटी, जिसको हम बोलते हैं दैनिक परिवर्तन। दैनिक परिवर्तन में हम लेंगे जब डे एंड नाइट, सूर्योदय से रात्रि तक का समुदाय के अनेक जीव एक नियमित परिवर्तन दिखाते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं डायनल पीरियोडिसिटी के प्लांट्स में। कुछ एनिमल्स जैसे टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में रहते हैं, वो कई बार रात के वक्त एक्टिव हो जाते हैं और दिन के टाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे माउस, बैट्स एक्सेट्रा। इन एक्वेटिक इनहैबिटेंट्स डायनल पीरियोडिसिटी कैन बी सीन इन जूप्लैंक्टन्स, लेक्स में पाई जाती है, ओशंस में पाई जाती है। कोपॉड्स, क्लेडोसेरॉन्स और लार्वल फॉर्म्स जो होते हैं उनमें वर्टिकल माइग्रेशन देखने को मिलता है, और वो क्या करते हैं, रात के टाइम सरफेस पे ऊपर आ जाते हैं और दिन के टाइम वो समुद्र में नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से वर्टिकल माइग्रेशन देखने को मिलता है। अब आता है इनहेरेंट पीरियोडिसिटी। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि पाइन माउस में हम देख सकते हैं, उसमें पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी और इनएक्टिविटी होते हैं जो इर्रेस्पेक्टिव होते हैं डे और नाइट के, या कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में होता है उसके इर्रेस्पेक्टिव होते हैं। अब आता है फ्लक्चुएशंस विद द कम्युनिटी, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो या तो रिलेटिवली स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, या वो स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाते हैं। चेंज कम्युनिटी में जो भी होता है उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आते हैं, और वो फ्लक्चुएशंस मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं या पैथोजेनिक बैक्टीरिया में आते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ में फ्लक्चुएशन पॉपुलेशन का रेगुलर या साइक्लिक भी हो सकता है, और बहुत सारे इंसेक्ट स्पीशीज़ जब अबंडेंस में होते हैं और रेट ऑफ ट्री ग्रोथ एग्जिबिट साइकिल्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, individuals of various populations emigrate or die out and are replaced by others, यानी कुछ पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स बाहर चले जाते हैं या मर जाते हैं और उनकी जगह फिर दूसरे जीव आ जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फ्लैक्स है ये ऑटोमेटिकली सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसके रिजल्ट से क्या होता है कि ये जो कम्युनिटी होती है वो इंटरनली अपने आप में संतुलित रहती है और एक न्यूमेरिकल स्टेडी स्टेट रखती है, यानी स्थायी स्थिति बनी रहती है नंबर में। और अगर हम देखें जैसे सारी पॉपुलेशंस कम्युनिटी बना रही हैं, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटिवली कांस्टेंट होते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी में हम अदर लेवल पे देखें तो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनमें टर्नओवर कंटिन्यूस होता रहता है, यानी कि हम देखें तो एक लार्ज परमानेंट पॉन्ड में नंबर ऑफ एल्गी, फ्रॉग, फिश और कई अन्य प्लांट्स और एनिमल्स मोर और लेस हमेशा कई सालों तक कांस्टेंट रहते हैं। और ये जो एनुअल फ्लक्चुएशन कॉमन होता है, परंतु लंबे टाइम में हम देखें तो उनका कांस्टेंट स्ट्रक्चर रहता है या कांस्टेंट नंबर रहता है, जो कि उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आता है कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस किसी भी तरह की हो सकती है, खाने के लिए एक दूसरे पे निर्भरता हो सकती है इंटरडिपेंडेंस, दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए हो सकती है, और तीसरा शेल्टर और प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो जो फूड के लिए इंटरडिपेंडेंस होती है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी स्टेबल कम्युनिटी में पहले तो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इन पे निर्भर होते हैं हर्बीवोर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिर इन हर्बीवोर्स पे निर्भर होते हैं कार्निवोर्स, क्योंकि वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो ये एक दूसरे पे निर्भरता बनी रहती है। सो दिस इज इंटरडिपेंडेंस फॉर फूड एंड दस दे फॉर्म अ फूड चेन। इसी तरह अगर हम इंटरडिपेंडेंस फॉर रिप्रोडक्शन देखें तो कई स्पीशीज़ में वो रिप्रोड्यूस करते हैं इंटरडिपेंडेंटली एज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर्स पे आते हैं और फिर कलेक्शन करते हैं नेक्टर का। परंतु जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए या डिपोजिशन के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिपोजिशन ऑफ एग्स, लार्वी एटसेट्रा। ऐसे ही जो बर्ड्स हैं जैसे कोयल है, वो अन्य नेस्ट के ऊपर जाके अपने एग्स ले करती है। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स दूसरे एनिमल की स्किन पे जाके एग ले करते हैं। तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंस फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ कम्स इंटरडिपेंडेंस फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जब एक दूसरे पर निर्भरता होती है तो वो कहलाता है इंटरडिपेंडेंस फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। कई मेंबर्स ट्री, हर्ब्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर और प्रोटेक्शन कुछ बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, इसलिए वो लिंक्ड होते हैं प्रोटेक्टिव इंटरडिपेंडेंस से। कुछ मैमल्स, बर्ड्स वो मिमिक करते हैं, दूसरे एनिमल्स की आवाज़ निकालते हैं ताकि जो नया एनिमल कोई उनकी टेरिटरी में एंटर हो रहा होता है तो वो उस आवाज़ को सुन के वापस चला जाता है, जबकि एक्चुअल में जिसकी आवाज़ निकाल रहे होते हैं वो वहाँ पे नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, ये आवाज़ या मिमिक इसलिए करते हैं ताकि इनको अपना बचाव कर सकें, यानी कि अपना प्रोटेक्शन कर सकें। इसी तरह एनिमल्स दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज बाय कैमोफ्लेज, अपना कलर चेंज कर लेते हैं, बॉडी का शेप चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने कुछ इंसेक्ट्स में देखा है। फिर आता है इकोटोन एंड एज इफेक्ट। सबसे पहले तो इकोटोन होता क्या है और एज इफेक्ट होता क्या है। इकोटोन एक ऐसा जोन या जंक्शन होता है जो कि दो बायोम्स के बीच में होता है, यानी कि दो डिफरेंट डाइवर्स इकोसिस्टम्स के बीच में जब होता है तो उसको हम इकोटोन कहते हैं। अब क्या होता है, कम्युनिटी की सीमाएं जो हैं वो सुस्पष्ट नहीं होती और जो एक समुदाय की जाति है वो दूसरे को प्रभावित करेगी। तो क्या होगा, कुछ कारकों का ग्रेजुअली चेंज आता जाएगा, यानी कि उन कारकों का क्रमशः परिवर्तन होता दिखता है। इसके कारण क्या होता है, एक विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलता है जिसमें क्या दो प्रकार के हैबिटेट के संगम, मतलब जहाँ पे कि वो मिल रहे हैं, उस जगह को हम बोलते हैं इकोटोन या संक्रमिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और इसके समुदाय और डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। सो see, this is ecotone junction of transition area between two biomes, जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ मिल रही हैं और इंटीग्रेट हो रही होती हैं। ये वो जंक्शन जोन है या वो टेंशन बेल्ट है जो कि उन एडजॉइनिंग एरिया से छोटी होती है, यानी कि नैरो होती है, पतली होती है। ये देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, मैनग्रोव फॉरेस्ट में होता है इकोटोन। इसी तरह से ये ट्रांजिशन जोन है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में, है ना। तो ये फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में ये जो बीच वाली जगह है ये इकोटोन जोन कहलाएगा। तो इसके अंदर कुछ स्पीशीज़ यहाँ की भी होंगी और कुछ स्पीशीज़ ग्रासलैंड की भी होंगी। सो ये बोथ द स्पीशीज़ दे मर्ज विथ ईच अदर। तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स इकोटोन एरिया वाले होंगे क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया से भी कुछ जीव वहाँ पे रहते हैं, और कुछ ग्रासलैंड वालों के भी होंगे। तो यहाँ पे जो टेरिटरी पे इस ग्रासलैंड के जो जीव होंगे उनके कंप्लीट कैरेक्टर्स ग्रासलैंड कैरेक्टर्स नहीं होंगे। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ें तो जो अभी हमने बात करी, हम इसके बारे में अगर देखें तो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि एक सकरा क्षेत्र था जिसमें कि इकोटोन हमने बोला ये नैरो हो सकता है, सकरा होगा ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में, या फिर बहुत वाइड होगा जब फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में होगा। क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है तो इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन होगी इकोसिस्टम की, साथ वाले इकोसिस्टम की, तो ये जोन ऑफ टेंशन कहलाता है। इसीलिए यूजुअली जो नंबर और पॉपुलेशन डेंसिटी है स्पीशीज़ की, आउटगोइंग कम्युनिटी की, वो कम हो जाती है
जैसे जैसे हम कम्युनिटी या इकोसिस्टम के से दूर चले जाते हैं। तो यानी कि जो वेल डेवलप्ड इकोटोन्स होते हैं उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स एंटायरली डिफरेंट होंगे अपने साथ वाली कम्युनिटीज़ के, क्योंकि जैसे हम ग्रासलैंड और फॉरेस्ट की बात करते हैं, पहली वाली स्लाइड में देखा था जैसे हमने, तो जो वेल डेवलप्ड इकोस्टोन है वहाँ पे इकोटोन्स हैं, उसके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ना तो पूरी तरह से ग्रासलैंड के होंगे ना वो पूरी तरह से फॉरेस्ट के होंगे, तो उनका एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एडजॉइनिंग कम्युनिटीज से। द इकोटोन प्रिवेल्स एनवायरमेंटल कंडीशंस इंटरमीडिएट टू बोथ टू एडजेसेंट कम्युनिटीज। नाउ ये जो इकोटोन है इसमें अबंडेंस ऑफ फूड और शेल्टर मिलता है, इसमें दोनों कम्युनिटी के जीव पाए जाएंगे और एज अ रूल इकोटोन में ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, यानी कि वो डेंसर पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है दूसरे आसपास वाली कम्युनिटीज़ के कंपैरेटिवली। ये जो कैरेक्टर है इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट या कोर प्रभाव, यानी इनमें जो बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वो कहलाती है एज इफेक्ट। इकोटोन में कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होती हैं उसी रीजन के लिए, तो वो स्पीशीज़ जो ना तो ग्रासलैंड की है ना फॉरेस्ट की है, वो खाली बीच में इकोटोन में ही पाई जाएंगी, उन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एज स्पीशीज़। और इकोटोन को ब्रॉडली हम देखें तो ये 100 किलोमीटर का भी हो सकता है और 1 किलोमीटर का भी हो सकता है। अब आता है एज इफेक्ट क्या होता है, ये एज स्पीशीज़ क्या होती हैं। इकोलॉजी में एज इफेक्ट का मतलब होता है चेंज इन द पॉपुलेशन या कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो कि दो बाउंड्रीज की, दो हैबिटेट के से बिल्कुल डिफरेंट हो। समटाइम्स ये नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है या पॉपुलेशन डेंसिटी है कुछ स्पीशीज़ की जो कि इकोटोन में है वो कई बार ज़्यादा होती है, जैसे हमने अभी पहले वाली स्लाइड में बात करी अन्य आसपास वाली कम्युनिटी से। ये कैरेक्टर कहलाता है एज इफेक्ट। यहाँ पे एज इफेक्ट देखने को मिलता है इकोटोन एरिया में। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरीली ज़्यादातर इस जोन में रहते हैं इनको बोलते हैं हम एज स्पीशीज़। तो ये जो स्पीशीज़ होती है एज स्पीशीज़, ये टिपिकली ग्रेटर स्पीशीज़ रिचनेस इसमें पाई जाती है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में एज इफेक्ट स्पेशली बर्ड्स पे एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ बर्ड इज़ ग्रेटर इन द मिक्स्ड हैबिटेट ऑफ इकोटोन, और फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में अधिक बर्ड्स पाई जाती हैं। अब आता है इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश की बात करें तो निश का मतलब होता है एक यूनिक फंक्शनल रोल या पोजीशन एक स्पीशीज़ की किसी हैबिटेट में या किसी इकोसिस्टम में। और नेचर में कई स्पीशीज़ हैं जो एक ही हैबिटेट को में रहती हैं और वो डिफरेंट कार्य करती हैं, विभिन्न कार्य परफॉर्म करती हैं। तो जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी स्पीशीज़ का एक हैबिटेट में वो कहलाता है उसका निश, अगर हम कॉमन हैबिटेट में देखें तो। यानी कि एक ही हैबिटेट में जब एक स्पीशीज़ के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वो स्पीशीज़ उसके बाद दोनों का हम देखते हैं रहने का एड्रेस तो एक ही है, हैबिटेट तो एक ही है, परंतु उनकी एक्टिविटी, उनकी कार्य दोनों के अलग अलग होते हैं। तो ये जो अलग अलग कार्य होते हैं, ये जो प्रोफेशन होता है, इसको हम बोलते हैं निश। और जहाँ पे वो रहते हैं हैबिटेट जो है वो उसका कहलाता है एड्रेस। सो हैबिटेट किसी का हम मान लें एड्रेस है जहाँ पे वो रहता है, जबकि निश को हम एक प्रोफेशन देख सकते हैं जहाँ की इसका मतलब जो वो एक्टिविटीज़ करता है और स्पेसिफिक कार्य करता है। सो हैबिटेट इज़ एड्रेस एंड निश इज़ द प्रोफेशन। नाउ हर एक का स्पीशीज़ का, किसी भी स्पीशीज़ के लिए निश हमेशा एक यूनिक फॉर्म होगा। कोई भी दो स्पीशीज़ एक ही हैबिटेट में रहते होंगे पर सेम निश भी हो सकता है उनका, इसलिए क्योंकि कंपटीशन एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स को देखें तो कुछ एक ही प्लांट पे होंगे, वो दे कैन को एग्जिस्ट एज दे फीड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पे
कुछ ना कुछ फीडिंग कर रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे एक प्लांट पे देखे जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोलॉजिकल निश। अब स्पीशीज़ निश में इसका इंटरेक्शन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ होता है। 4 तरह से निश को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हैबिटेट निश, जहाँ पे वो रहता है जीव। फूड निश, जहाँ पे वो खाता है या डिकम्पोज करता है, या हम यूँ कहें कि उसको भोजन प्राप्त होता है। व्हाट स्पीशीज इट कम्पीट्स विथ। रिप्रोडक्टिव निश होता है हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस। फिजिकल और केमिकल निश होता है टेम्परेचर, लैंडस्केप, लैंड स्लोप और ह्यूमिडिटी और अन्य आवश्यकताएं जो रिक्वायरमेंट होती हैं। इकोलॉजिकल निश जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी कैसे कोई ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और कॉम्पिटिटर्स को रिस्पॉन्ड करती है। यानी हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, उसको हम कैसे पूरी पॉपुलेशन में अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ये इकोलॉजिकल निश में हम देख सकते हैं। जैसे कि ग्रोइंग when resources are abundant and when predators, parasites, pathogens are scarce, and how it in turn alters those same factors, यानी कि वो लिमिटेड असेस करेंगे उन रिसोर्सेज को अन्य जीवों के कंपैरेटिवली, और उसको अपने परभक्षियों से भी बचाएंगे और फिर उसको पैरासाइट से भी बचाएंगे। इसी तरह निश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंजर्वेशन के लिए। हमारे पास अगर कोई भी स्पीशीज़ को नेटिव हैबिटेट में कंजर्व करना है तो हम निश रिक्वायरमेंट उस स्पीशीज़ की अगर हम देखें तो हमें सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। ये देखिए, हम इस तरह से देख सकते हैं, ये वाबलर्स हैं, सारे अलग अलग हैं, ये सभी वाबलर्स हैं, पर ये डिफरेंट वाबलर्स अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। ये येलो रम्प्ड वाबल्स जो हैं वो नीचे वाले एरिया में हैं। फिर इसके बाद बे ब्रेस्टेड वाबलर्स हैं, एंड जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं फिर ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वाबलर्स दिखाई देती हैं, फिर ब्लैक बर्नियन वाबलर्स हैं, और फिर टॉप पे केप में वाबलर्स दिखाई देती हैं। सो इस तरह से इन्होंने एक ही पेड़ को, ये तो इनका एड्रेस है, ये हैबिटेट है, और ये इनका निश है जो इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। अब आते हैं हम स्ट्रैटिफिकेशन पे। स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा फील्ड है इकोलॉजी का जो कि वर्टिकल लेयरिंग किसी भी हैबिटेट की डिफाइन करता है। अरेंजमेंट ऑफ वेजिटेशन जब लेयर्स में होता है तब उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि स्तरीकरण हो जाता है। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन होता है यानी उदग्र स्तरीकरण होता है। इसमें लेयर्स ऑफ वेजिटेशन लार्जली देखी जा सकती हैं, क्लासिफाई होती हैं डिफरेंट हाइट्स पे, और जिस पे भी वो प्लांट ग्रो कर रहा होता है। इंडिविजुअल लेयर्स ऑक्यूपाइड होती हैं डिफरेंट एनिमल और प्लांट कम्युनिटीज़ की। और अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन देखें तो एक होता है वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन की। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स का किसी कम्युनिटी में, और वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ज़्यादातर फॉरेस्ट कम्युनिटी में, ग्रासलैंड कम्युनिटी में और एक्वेटिक कम्युनिटीज़ में भी देखा जाता है। फॉरेस्ट में 5 लेयर्स होती हैं और सनलाइट इसमें मेन कॉज होता है इस वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन को बनाने के लिए। अब अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन फॉरेस्ट कम्युनिटी में देखें तो फॉरेस्ट कम्युनिटी में हमें 5 वर्टिकल स्ट्रेटा दिखाई देते हैं। सबटेरेनियन स्ट्रेटा, फॉरेस्ट फ्लोर, स्ट्रेटम ऑफ हार्बेशियस वेजिटेशन, श्रब्स और ट्री, यानी कि एक तो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे पत्ते झड़ के और डेब्रीज ऑफ प्लांट्स दिखाई देती हैं वो तो होता है सबटेरेनियन स्ट्रेटा। फिर उसके बाद आता है फॉरेस्ट फ्लोर जिसमें अबंडेंस ऑफ लिटर पाया जाता है, डिकम्पोजिशन जोन कहलाता है जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। उसके बाद फिर आता है एक और लेयर जिसमें हर्ब्स आ रहे होते हैं, ग्रासेस आ रही होती हैं, डाइकोटिलेडोनस एनिमल्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है श्रब्स जहाँ पे श्रब दिखाई देते हैं,
जो कि श्रबी लाइफ फॉर्म दिखाई देगा, हर्बेशियस लेयर होगी। और उसके बाद आएगा सबसे ऊपर सबस्ट्रेटम ऑफ ट्री, जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, जिसको हम क्राउन लेयर भी कहते हैं, और वो हाईएस्ट लिमिट ऑफ प्लांट कम्युनिटी को वहाँ पे दर्शाती है। ये देखिए, हम इस स्ट्रैटिफिकेशन को ऐसे देख सकते हैं। ये तो सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया सबस्टेरेनियन। फिर इसके बाद ये फॉरेस्ट वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे छोटे छोटे घास और ये सब उगने लगे। फिर उसके बाद अंडरस्टोरी लेयर, जहाँ पे हमें हर्ब्स दिखाई देंगे। फिर उसके बाद हर्ब्स और श्रब्स दिखाई देंगे, और उसके बाद आएगा कैनोपी लेयर, थोड़े से लंबे श्रब्स हैं यहाँ पे। और फिर इमर्जेंट लेयर, जिसको हमने ऊपर कैनोपी लेयर कहा। फिर आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कम्युनिटी में जब होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। और इसमें टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं 3 वेज में, यूनिफॉर्म होंगे, क्लम्प्ड होंगे, रैंडम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब क्लस्टर्स में होते हैं एक साथ, वो क्लम्प्ड कहलाता है, जो कि तब होता है जब रिसोर्सेज क्लम्प्ड होते हैं। स्पीशीज हैव अ सर्टन सोशल बिहेवियर, जैसे कि हर्डिंग एनिमल्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, स्कूल्स ऑफ फिशेस, हाइव्स ऑफ बीज। इवन डिस्पर्शन जो होता है, जिसको हम यूनिफॉर्म रेगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं, ये इंडिविजुअल सेपरेटेड होते हैं एक इवन डिस्टेंस से, यानी कि फेयरली इवन डिस्टेंस कैन बी सीन एंड दे आर इन रेगुलर डिस्टेंस और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड। ये तब होता है जब सोशल इंटरेक्शन होता है और इंडिविजुअल्स एक दूसरे से जितना पॉसिबल होता है दूर रहते हैं, और बाकी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कंपटीशन होता है और नेस्टिंग होती है। इसी तरह से रैंडम डिस्पर्शन, ये मैं जल्दी जल्दी ले रही हूँ क्योंकि हम ये सब पहले पढ़ चुके हैं। लोकेशन ऑफ वन इंडिविजुअल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है लोकेशन से, दूसरे इंडिविजुअल की लोकेशन से, जैसे कि सीड डिस्पर्सल होता है विंड या एनिमल्स के द्वारा। अब आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन। जब हम पॉन्ड और लेक जोन में देखते हैं तो लिटोरल या कोस्टल जोन होता है, जो टॉप लेयर कहलाती है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर 6 मीटर्स तक होती है। शोर एरिया होता है, किनारा होता है लेक या पॉन्ड का, जिसमें ड्राई लैंड स्लोपिंग टू द ओपन वाटर एंड कैन बी वेरी नैरो या वेरी वाइड, दोनों तरह से हो सकता है। अब आता है सबसे ऊपर वाला, ये तो हो गया किनारे वाला लिटोरल जोन। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो पहला सबसे ऊपर आता है लिम्नेटिक जोन, जो 10 मीटर्स तक होता है, और ये अपर पोर्शन होता है लिम्नेटिक जोन सरफेस वाटर के। इसके नीचे फिर आता है प्रोपंडल जोन, जिसको हम हाइपोलिम्नियन कहते हैं। ये कोल्ड वाटर रीजन होता है। यहाँ पे सनलाइट पूरी नहीं आती है जितनी कि लिम्नेटिक जोन में आती है। तो इसके नीचे, थर्मोक्लाइन के नीचे, जहाँ पे सनलाइट पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं करती है, और फिर नीचे आता है बेंथिक जोन, जो बिल्कुल पॉन्ड का बॉटम होता है, सबसे निचला हिस्सा, जहाँ पे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स या मिट्टी पाई जाती है। अब अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये देखिए, टेम्परेचर प्रोफाइल में देखें तो ये एपिलिम्नियन है, फिर हाइपोलिम्नियन है, और इन दोनों के बीच में पाई जाती है मेटालिम्नियन। ये जो एपिलिम्नियन है ये सारा का सारा बेंथिक जोन हो गया, ये लिटोरल जोन हो गया, और ये पानी में, जैसे ये लिटोरल जोन तो क्या था, स्लोपिंग वाला, सबमर्ज्ड जितने दिख रहे थे, और फिर आया लिम्नेटिक जोन। नाउ एपिलिम्नियन अपर पोर्शन होता है वाटर मास का लेक्स और रिजर्वॉयर्स में। इनमें हायर टेम्परेचर होता है, हायर एयर कंटेंट होता है, और सन रेज का पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है। ये वो जोन होता है जहाँ पे सबसे अधिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। फिर आता है हाइपोलिम्नियन, ये सबसे लोअर पार्ट होता है वाटर मास का, और यहाँ पे वाटर टेम्परेचर, एयर कंटेंट कम होता है, और लाइट बिल्कुल डिम होती है या दिखाई नहीं देता, डार्क होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ ऑलवेज लोअर देन इन द अपर पार्ट्स। मेटालिम्नियन ये बीच का पार्ट होता है एपिलिम्नियन हाइपोलिम्नियन का, और ये दोनों ही कंडीशंस एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन में परसिस्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी इकोलॉजी। थैंक यू।